उठता है तिरंगे को लहराते हुए देखकर। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 500 तिरंगों के साथ आसमान की ऊंचाइयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह से सजाएंगे कि आप दिल्ली में भले ही 1 या 2 किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलें, आपको कहीं शानदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और आपके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे, आपके अंदर देशभक्ति का रोमांच भड़क उठे। इसके लिए बजट में मैं 45 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर एक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गई है। इसके तहत रोजाना 1 पीरियड देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़े लिखा आदमी देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ा के हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पे बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए। वो आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखे। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी से लेकर बाबा साहब तक, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की परिकल्पना एक सुशिक्षित राष्ट्र के रूप में की थी। देश की 95% आबादी आजादी के 75 साल के बाद भी उस क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसकी हमारी आजादी के मतवालों ने कल्पना की थी। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जन आंदोलन बनाने की। हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को, जो स्कूल से बाहर किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई बढ़िया नौकरी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में, कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू की जाने की संभावना है और हम चाहते हैं कि आजादी के दीवाने ने जो सपना देखा था सुशिक्षित भारत का, उसे पूरा करने के लिए देश का हर एक युवा आगे आए और अपने से अगली पीढ़ी के बच्चों को एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाए। एक और इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में हम एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उनकी एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष महोदय अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश में हुए, प्राचीन भारत में हुए हमारे मन और शरीर पर हुए अनुसंधान रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के आधार पर उस वक्त जब दुनिया में मॉडर्न लैब की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान को उन गहराइयों तक जाके अनुसंधान कर लिया था, जैसे हम आज की परंपरागत भाषा में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आज तक समझना संभव नहीं हो सका है। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को नाम दिया था ध्यान और योग की परंपरा। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों साल में दुनिया भर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान और ध्यान योग के रूप में उपलब्ध कराया है। मैंने लॉस एंजलिस के वीडियो देखे हैं जहां पर हजारों लोग हर सप्ताह ध्यान करने के लिए पार्कों में उमड़ के आते हैं।
हर सप्ताह समाज में परंपरा बनी हुई है। हमारे यहाँ 1-2 दिन के कार्यक्रम के रूप में योग को जीवन में उतारने के कार्यक्रम तो चलते देखे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर समाज को जोड़ के निरंतर रूप से ध्यान और योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना नहीं रही है, जिसके कारण जरूरत और जिज्ञासा होने के बाद भी एक आम नागरिक को योग और ध्यान का वांछित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में नागरिकों की मांग पर उन्हें ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स को दिल्ली सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए मैं अलग से 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल तक के आजाद हिंदुस्तान में भारतीय गीत, संगीत और कलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें साल में फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल के तहत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इनका थीम आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल की आजाद यात्रा और 100 साल तक के सपने पर रखा जाएगा। ऐसी हमारी योजना है। दिल्ली सरकार का, अध्यक्ष महोदय, हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हमारे शहर में उपलब्ध हो। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। अब आजादी की हीरक जयंती हम मना रहे हैं तो हम अपने बुजुर्गों के सम्मान को कैसे भूल सकते हैं। 75वें वर्ष के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी होगा कि हम अपने पूरी दिल्ली के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने के लिए पूरी दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित करेंगे और यह कार्यक्रम दिल्ली में सक्रिय विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों के साथ मिलकर आयोजित होंगे। इसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उन प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 2021-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है और मैं समझता हूं कि ये, जैसा मैंने कहा कि 100 साल की दिल्ली, 100 साल का हिंदुस्तान कैसा होगा, उसकी आधारशिला है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बात करूंगा। 2020 का वर्ष ऐसा आया कि पूरी दुनिया में 2020 का साल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम हो गया। दुनिया में शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा दौर आएगा दुनिया में, लेकिन शायद यही हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान के शायर वक्त से आगे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के शायरों ने इसकी कल्पना में कुछ लिख दिया था बहुत पहले। बशीर बद्र साहब ने कोरोना के लिए शायद एडवांस में लिख दिया था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोरोना के समय, लॉकडाउन, 2 गज की दूरी, कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलाकर। ये नए मिजाज की दुनिया है, इसमें फासले से मिलना कानूनी जरूरत है और कानूनी बात नहीं मानने पर जुर्माना है नए मिजाज की दुनिया में। लेकिन इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय, शायर ने पहले लिखा, शायद दिल्ली सरकार भी जाने अनजाने में इसकी पहले से तैयारी कर रही थी। हमने शिक्षा के साथ साथ हमेशा इस सदन से बजट पास किया है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करने पर, उसको आधुनिकतम बनाने पर, उसको हर आदमी को सहजता से उपलब्ध कराने पर लगातार काम किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे जाने अनजाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसके लिए तैयारी की जा रही थी। और हमने 6 साल में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया, उसकी प्रगति ने शायद दिल्ली के लिए कोरोना महामारी के दौरान इसके प्रबंधन को सफल बनाया। आजादी के बाद 1951 के पहले जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के, उस समय दिल्ली में कुल 12 सरकारी अस्पताल थे 1951 के आंकड़ों के अनुसार, और कुल मिला के 17 डिस्पेंसरी थी। अध्यक्ष महोदय, आज इस समय दिल्ली में 38 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, 181 एलोपैथिक औषधालय हैं, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 27 पॉली क्लिनिक हैं, 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 46 आयुर्वेदिक यूनानी केंद्र हैं, 22 यूनानी केंद्र हैं, 107 होम्योपैथिक औषधालय हैं, 78 डे शेल्टर होम्स हैं मेडिकल के लिए, 311 नाइट शेल्टर होम्स को कवर करने वाली 22 मोबाइल क्लिनिक्स लगी हुई हैं और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य को देखभाल के लिए उपलब्ध हैं। महोदय, मैं इन सब संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टर, नर्स और सभी अस्पताल कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने महीनों तक 24 घंटे दिल्ली वासियों की खूब सेवा की और बाकी राज्यों से भी जो लोग दिल्ली में आए उनकी भी खूब सेवा की और उन्हें निर्बाध चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई। उनका योगदान इस महामारी में नियंत्रण पर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता थी कि दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी
कोविड के दौरान चरमराती स्वास्थ्य की हालत को देखा उन्होंने और उनसे सबक लिया और समय रहते कोविड के लिए होम आइसोलेशन की नई अवधारणा को दिल्ली में शुरू करवाया। देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शुरू करवाया और जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराना शुरू हुआ। होम आइसोलेशन और प्लाज्मा दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इनोवेटिव थी और जिनकी वजह से दिल्ली का कोरोना मैनेजमेंट बाकी लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक मिसाल बना, एक प्रेरणा बना। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना, जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है और जिसे 1-2 दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपए में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं 1 महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड से मिले हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1293 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये परियोजनाएं हैं जौलापुरी, सिरसपुर, मादीपुर, विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देना, नए अस्पतालों और नए रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बुराड़ी में, संजीव भाई बैठे हैं, बुराड़ी में 768 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण का काम पूरा हो गया और इसे कोविड के लिए 450 बिस्तरों के साथ खोल दिया गया है। इसी तरह अंबेडकर नगर अस्पताल भी जुलाई 2020 से कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। द्वारका में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल 1241 बिस्तरों की क्षमता के साथ अगले साल से अपना काम करना शुरू कर देगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी की छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े आम आदमी को, इसके लिए हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की एक नई अवधारणा शुरू की थी। आज दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लोग अपने आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पर अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जिसके लिए उन्हें या तो पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता था या जेब से मोटे पैसे खर्च करके किसी प्राइवेट डॉक्टर के सामने खड़ा होना पड़ता था। आज इस सदन में मैं एक और इसी दिशा में, इसी परिकल्पना पर आधारित एक नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। दिल्ली सरकार अब ये जिम्मेदारी निभाएगी कि दिल्ली की हर महिला के आसपास उसके पास इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। होगा कदम को उठाने के लिए 75वीं सालगिरह बड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से 75वें वर्ष में की जा रही है। वो है दिल्ली के हर नागरिक को कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS स्थापित किया जाएगा। इसमें दिल्ली के नागरिकों की बीमारी का, इलाज का, टेस्ट रिपोर्ट का, उनकी दी गई दवाइयों का पूरा डेटाबेस इस HIMS में होगा और आदमी को एक हेल्थ कार्ड बना के दे दिया जाएगा। उसको जब भी अपने इलाज के लिए कहीं अस्पताल में जाना पड़े तो वो पुराने टेस्ट, पुराने रिकॉर्ड, पुराने वो
बस्ते लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपना कार्ड लेके जा सकता है और पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन डॉक्टर के पास में उपलब्ध होगा। ये सारी सूचनाएं वहां पे डेटाबेस में उपलब्ध होंगी। पहले चरण में इस योजना को दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में, पॉलीक्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि में लागू करेंगे, HIMS से जोड़ेंगे और इसको जियो टैगिंग के जरिए रोगियों की पहचान और ट्रैकिंग में भी मदद मिलेगी। और इसका एक फायदा यह भी होगा कि जो परिवारों की आनुवंशिक बीमारियां हैं उसका रिकॉर्ड भी फिर हर डॉक्टर के पास में अपने पास आने वाले हर एक मरीज के बारे में पहले होगा और उसको उसके बारे में बेहतर डिसीजन लेने में सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागरिकों को तुरंत और सुरक्षित इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू कराई थी, दिल्ली के फरिश्ते। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल लेके जाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई, पूछताछ नहीं होती, उसको 2000 रुपए इनाम में दिए जाते हैं और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसका इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। ये योजना बेहद सफल रही है और इसकी वजह से 10,600 नागरिकों की जान अभी तक बचाई जा चुकी है और इसकी खूब तारीफ हो रही है चारों तरफ। इस योजना को भी और जोर शोर। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले वो नागरिक जिनका कोई बड़ा टेस्ट होना है, जैसे कि MRI होना है, CT स्कैन होना है और सरकारी सुविधाओं में अगर लंबी लाइन है तो ये महंगे टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त कराए जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिकल सेंटर्स से मुफ्त कराए जा सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होना है और सरकारी सिस्टम में मरीजों की ज्यादा संख्या होने के कारण ऑपरेशन की डेट उसको 1 महीने से ज्यादा के समय की मिल रही है, तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत उसके ऑपरेशन की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में कराई जा सकती है और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। इन दूरदर्शी योजनाओं की बदौलत आज एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भार कम हुआ है, वहीं आम जनता को जरूरी इलाज समय रहते मिल सका है। ये योजनाएं आगे भी अगले वित्त वर्ष में भी चालू रहेगी। बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर इलाज हर एक नागरिक का अधिकार है अध्यक्ष महोदय, और आजादी के 75वें वर्ष में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकि हर एक नागरिक अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त रह सके। महोदय, मैं इस वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करता हूं, जो कुल बजट का 14% है। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज जब हम कहां खड़े हैं और जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा, आजाद दिल्ली 100 साल की होगी तो कहां पहुंचना है, इस संबंध में आजाद देश की राजधानी 100 साल में कहां पहुंचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूंगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे और इनमें से ज्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5,691। महोदय, शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25%, लगभग 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद स्कूलों के नतीजे 8% पहुंच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास करी। इस बार एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों ने नीट का एग्जाम पास किया। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। शिक्षा में जो इनोवेशंस हुए उनसे प्रभावित होकर नीति आयोग के रिपोर्ट में भी माना गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 सरकारी। अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच अच्छा वातावरण और शानदार रिजल्ट्स। इसके बाद हमें एजुकेशन की क्वालिटी पर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लास की रोजाना शुरुआत की है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी के फीलिंग्स को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने लगे हैं। हैप्पीनेस के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए कि हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत 16 लाख बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना मेडिटेशन का ये प्रयोग अपने आप में अनूठा है और हैप्पीनेस के अंदर देश भर के राज्यों की रुचि बढ़ रही है और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स की बहुत रुचि बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए हमने इसकी नॉलेज शेयरिंग के लिए इंटरनेशनल सेल की स्थापना हम इसमें कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग
रिस्क टेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट जैसे जो जिन्हें हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं उनका विकास करना। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के तहत इस साल हम 11वीं 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए 2000 रुपए प्रति बच्चे की सीड मनी उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को अवसर देंगे कि वो अकेले या छोटे छोटे समूहों में बिजनेस आइडियाज लेके आए, कुछ काम करने के, कुछ बिजनेस, कुछ इन्वेस्ट करने के आइडियाज लेके आए और अपनी क्लास और अध्यापकों के सामने उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद आसपास के एंटरप्रेन्योर्स, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उसकी स्क्रूटनी कराएंगे और वहां से पास हुए प्रोजेक्ट को फिर हम प्रति बच्चा 2000 रुपए सीड मनी के हिसाब से फंड करेंगे और उससे, ताकि बच्चे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज उसकी बढ़े, उसको बिजनेस करना, इनोवेटिव तरीकों पे अपना काम करने का उसको अभ्यास हो। इनमें से सफल आइडियाज जो होंगे उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन भी एंटरप्रेन्योरशिप की लगाएंगे हम, और जो अच्छे आइडियाज होंगे उनको अवार्ड भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति और सैनिक स्कूल अकेडमी का मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। वो है कि पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। नर्सरी से 8वीं क्लास के लिए नए पाठ्यक्रम के आधार पर समझने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बनाया जा सके। दिल्ली कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है और इसके 3 लक्ष्य हमने